नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्योति विद्यापीठ ऊंडखा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्लास जो 12 है उस 12 क्लास के अंतर्गत है वह जो हमारा हिंदी अनिवार्य है, उस हिंदी अनिवार्य की पुस्तक हम है वह आरोह की बात करें तो आरोह में हम आज एक टॉपिक पद्य भाग की एक रचना है वह पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद का वह जनक 1943 से जब है वह प्रगतिवाद है वो प्रारंभ हुआ, तब से यदि हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी एक विशिष्ट रचना लिखी जिसका नाम है उषा। आइएगा हम जानते हैं उषा रचना के बारे में कि वह उषा रचना क्या है। पाठ प्रारंभ करें उससे पूर्व सामान्य रूप से हमें लेखक के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। विद्यार्थियों, सामान्यतः हम हिंदी के कुछ लोगों की यदि बात करें या हिंदी विषय की बात करें तो सर्वाधिक हिंदी के जो लेखक हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। उसी में ही यह क्रम आता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे वह शमशेर बहादुर सिंह जी प्रॉपर है वह हिंदी के ये राइटर जो है उनकी मैं बात कर रहा हूं कि 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में है वह इनका जन्म हुआ। इनकी प्रकाशित रचनाओं की यदि मैं बात करूं तो उसमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और इन्होंने हिंदी और उर्दू के कोश का है वह संपादन किया। विद्यार्थियों, एक सामान्य सी जानकारी यहाँ प्रश्न में छोड़ देता हूं कि सामान्यतः हम लोग है वह कोश शब्द का प्रयोग करते हैं। यह कोश का अर्थ क्या होता है? यह कोश इस प्रकार से भी है और एक है वह कोश यह भी है। सामान्यतः ऐसे जो शब्द होते हैं वह समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के रूप में या हम है वह शब्द युग में रूप में जानते हैं, जो दोनों के अर्थ क्या अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ क्या है यह आप पर हमारा एक प्रश्न रहेगा। आपको है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और अहमदाबाद की धरती पर सन 1993 में आपने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। विद्यार्थियों, राइटर ने अपनी इस पंक्ति के बारे में लिखा कि तुमने यदि हिंदी के अंदर है वह पद्य पढ़ा है तो पद्य कैसा पढ़ा है? क्या तुमने कभी इस धरती के पद्य को पढ़ा है? क्या तुमने इस धरती के पद्य को पढ़ा है? उसकी सहजता प्राण है। यहां शब्द ध्यान दीजिएगा, ये जो सहजता शब्द है वह सहजता का मतलब क्या है? सहज शब्द का अर्थ क्या होता है? सहज का अर्थ होता है आसानी से, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों? ता जुड़ा हुआ है। तो यह ता हमारा क्या है विद्यार्थियों? प्रत्यय है, और इससे हमारी एक संज्ञा का निर्माण होता है। और वह संज्ञा कौन सी है विद्यार्थियों? वह संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। सामान्यतः शमशेर बहादुर सिंह हिंदी और उर्दू इन दोनों पर अपनी विशेष पकड़ रखते थे। इसीलिए विद्यार्थियों, अगली पंक्ति में यहां कहा गया है कि खुद को उन्होंने उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर की जो कविता है वो एक ऐसी संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल, आप देख लीजिए, एक शब्द आया यहां पर, क्या आया? शब्द दोआब। अब यहां पर भी है वो एक प्रश्न में छोड़ना चाहूंगा। आब का अर्थ तो यहां पर होता है नदी, लेकिन प्रश्न आता है कि दो नदी। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, सामान्य रूप से यदि मैं बात करूं तो यह प्रश्न हमारा किससे जुड़ा हुआ है? समास से जुड़ा हुआ है कि दोआब शब्द में कौन सा समास होता है। ध्यान दीजिएगा, यह दोआब कहने के पीछे तात्पर्य क्या है कि एक तरफ तो है वह उर्दू की भाषा है और दूसरी तरफ है वह हिंदी। इन पर ये समान अधिकार रखते थे। वैसे दोआब किसे कहते हैं? जियोग्राफी में आपने अवश्य रूप से पढ़ा होगा। दो नदियां जो बहती है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो दोआब कहलाता है, और इसीलिए हिंदी और उर्दू इन दोनों के बीच में है वह दोआब की श्रेणी में माने गए हैं। एक और तो उन्होंने साहित्य, चित्रकला और संगीत को है वह महत्ता दी है, और दूसरी ओर मूर्तता से अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की
क्या होता है विद्यार्थियों? एक शब्द होता है हमारा मूर्त। मूर्त क्या होता है? आप में से कोई जानता है मूर्त का अर्थ क्या है? सामान्य से मूर्त का अर्थ क्या होता है? आपने ये दो शब्द जरूर पढ़े होंगे। एक शब्द हमने पढ़ा है मूर्त, और जब इसके आगे अ उपसर्ग लगता है तो बन जाता है अमूर्त। आपने शब्द पढ़ा होगा सजीव और एक शब्द पढ़ा होगा निर्जीव। ऐसा ही आपने एक शब्द पढ़ा होगा स्थावर और एक शब्द पढ़ा होगा आपने जंगम। फिर हमारा अगला शब्द आ रहा है यहां पर इंद्रिय। ये वैसे शब्द लिखा हुआ है इंद्रिय, ये इंद्रिय शब्द क्या है? देखिए इसमें मूल शब्द क्या था? मूल शब्द था इसमें इंद्री, और इंद्री के साथ में प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? य। तो पहली जो वर्तनी हमारी ई आई हुई है यह अपनी उच्चतम ध्वनि में पहुंच गई और यहाँ पर शब्द क्या बन गया है? इंद्रिय। इंद्रियां कितनी हैं? दो प्रकार के। विज्ञान की भाषा में यदि कहूं तो इंद्रियां भी दो प्रकार की होती है। ज्ञानेंद्रियां भी होती है विद्यार्थियों, कर्मेंद्रियां भी होती है। और अगले से फिर एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है, वो आ रहा है इंद्रिय उत्तर। ये इंद्रिय उत्तर क्या होता है? कोई जान सकता है क्या? एक शब्द आपने ये उत्तर शब्द कहाँ पढ़ा होगा? सर हमने पढ़ा है प्रश्न के नीचे लिखा हुआ होता है उत्तर, है ना। चलिए सामान्य सी बात है। इस उत्तर को आपने और कहां पढ़ा है? तो विद्यार्थियों जब आपने समास प्रकरण पढ़ा होगा तो समास प्रकरण में आपने है वो पढ़ा होगा कि दो जो पद होते हैं उस पद में एक पद है वो पूर्व पद होता है और दूसरा पद कैसा पद होता है? उत्तर पद होता है। तो उत्तर का मतलब क्या है? बाद में, है ना। उत्तर का सामान्य सा अर्थ क्या होगा? पद के बाद में। तो यहां पर ये अर्थ यदि मैं निकालना चाहूं तो इसका बेसिक अर्थ क्या बनेगा? इंद्रियों के बाद में। वास्तविक रूप से जब इंद्रियां हमारी है वह सारी है, वह इंद्रियों पर हमारा वशीकरण हो जाता है। उसके बाद की जो अवस्था होती है उसका यहां पर है वो वर्णन किया गया है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी। ये एमसीक्यूज यदि प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, स्पेशली जब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उस सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है। उसमें जो प्रश्नों का क्रम रहता है वो किस प्रकार से रहता है? यदि सीबीएसई पैटर्न से एग्जाम होता है और सीबीएसई पैटर्न में यदि ये प्रश्न बनता है कि शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर, वह प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर किस प्रकार के कवि थे? तो उत्तर बनता है विद्यार्थियों इसका क्या? वह अपने आप में एक प्रयोगधर्मी कवि के रूप में पहचान रखते थे। विद्यार्थियों एक शब्द आ रहा है कि वह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची से अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखते थे। यहाँ सामान्य से एक शब्द आया है कूंची। ये कूंची क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर ताला जो होता है उस ताले की भी है वह क्या होती है? कूंची होती है। यह कूंची वह है विद्यार्थियों जो हमारे घरों में रंग रोगन किया जाता है, तो उस रंग रोगन को करने का एक है वह वस्तु है। नेक्स्ट देखिएगा, उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषा अतीत हो जाना चाहता है। शब्द आया, क्या आया? भाषा अतीत। कोई बताएगा? भाषा प्लस अतीत, इसका अतीत का अर्थ क्या होता है? अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ कल। अतीत का अर्थ क्या है? बीता हुआ कल। चलिएगा। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज विद्यार्थियों अलग अलग मिलता है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषण से अधिक बल उन्होंने विद्यार्थियों सर्वनाम, क्रियाओं, अवयव और मुहावरों को दिया है। जब मुहावरों की बात आ गई तो हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि मुहावरे और लोकोक्ति इन दोनों में स्पेशली क्या अंतर होता है। हम लोग जानते हैं कि मुहावरों की हम पहचान कैसे कर पाएंगे। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि अंतिम में यदि क्रिया सूचक शब्द हो और ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वह सारे के सारे है वह किस श्रेणी में आएंगे? वह हमारे आएंगे मुहावरों की श्रेणी में। नेक्स्ट देखिएगा, उन्होंने कुछ अच्छे शेर भी कहे हैं। शेर क्या है? शेर क्या है? जंगल में दहाड़ने वाला? नहीं,
तो कौन है शेर? शेर क्या है विद्यार्थियों? शेर शायरी है। हिंदी में जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार की है वह रचनाएं पढ़ते हैं पद्य की, तो हमने कहीं पर है वह मीरा के पद पढ़े होंगे, और कहीं हमने तुलसी की चौपाइयाँ पढ़ी होगी, कहीं हमने कबीर की साख पढ़ी होगी, कबीर की हमने वाणियाँ पढ़ी होगी, कबीर की है वह हमने है वह दोहे पढ़े होंगे, और हमने है वह 9th क्लास में ललध्य का है वो हमने वाक पढ़ा होगा। अब देखिए उसी में से है वह एक हिंदी की विधा कौन सी है? शेर भी है। फिर देखिएगा यहां जो बात मैं बताने की आपको कह रहा हूं कि इंद्रियां भी कैसी है विद्यार्थियों? शब्द आया है सचेत इंद्रियां। कैसी इंद्रियां? सचेत इंद्रियां। सचेत इंद्रियों का यह कवि यह सर्वनाम शब्द है। प्रश्न बन सकता है कि यह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ना? यह कवि जब प्रेम, पीड़ा और संघर्ष का सृजन को गूंथ कर है वो कविताओं का महल बनाता है विद्यार्थियों, तो वह ठोस हो जाता है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। एक शब्द आया अनुगूंज। क्या होता है अनुगूंज? हाँ, एक शब्द आता है प्रतिध्वनि। अनुगूंज का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? प्रतिध्वनि। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है, बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। अब यहां पर एक शब्द आ चुका है, कौन सा? आमंत्रित। क्या लोग आप जानते हैं कि एक शब्द होता है आमंत्रण और एक शब्द होता है विद्यार्थियों निमंत्रण? क्या जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, अभी जैसे ही है वो शादियों की सीजन शुरू होती है तो हमारे घर पे जब कार्ड आते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है निमंत्रण। इसका मतलब हमारा टारगेट फिक्स है कि कौन सी तारीख, कितने बजे, कौन सी जगह पर कुछ मिलेगा। अर्थात जहां पर है वह भोजन इत्यादि की व्यवस्था रहती है वो है निमंत्रण, और आमंत्रण का मतलब है केवल है वहां पर भाषण प्रतियोगिता होने वाली है, बस थोड़ा सा अल्पाहार मिल सकता है। आइएगा प्रयोगवादी। सामान्यतः मैंने पहले ही बताया कि प्रयोगवाद का प्रारंभ है वह 1943 से हुआ। कविता शिल्प संबंधी बहुत से नए प्रयोग लेके आई। अच्छी तरीके से बात को समझना, अभी तक जो कविताएं लिखी जाती थी वह कविताएं, उसमें जो कविता कवि अपनी कल्पना करता था तो वो एक सीमित दायरे तक हुआ करता था। लेकिन जब 1943 से जो हमारा प्रयोगवाद प्रारंभ होता है वहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, ये कविता के क्या बने बेटा? उपकरण बने। अब सामान्य कविता जो लिखी जाती थी उसके अंदर हम लोग सूर्य, चंद्रमा, ये तो सब लोग हम लोग कभी कभार कहते हैं देखो देखो मेरा लाडला कैसा प्यारा है, उसका चेहरा देखो, चांद जैसा मुखड़ा है उसका। लेकिन ये चांद, ये उपमान सारे पूरे हो चुके थे, पुराने हो चुके थे। अब यहां पर कुछ नए उपमानों का प्रयोग किया गया, यहां तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयोगता यहां पर कवि ने किया। अपने आसपास की कविता का है वह हिस्सा बनाया। अब देखिए आसपास का मतलब क्या? उन्होंने है वो अपनी कविता का जो विषय लिया वो सबसे पहले सेलेक्ट किया किसको बेटा? गांव को। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। एक प्रश्न बनता है कि ऊषा जो रचना है यह ऊषा रचना क्या है? तो विद्यार्थियों ऊषा रचना है प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी कैसा? पल पल। यह क्या है? यह एक शब्द चित्र है, यह भी ध्यान होना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि यह क्या है विद्यार्थियों? शब्द चित्र है। इसका उदाहरण कविता प्रस्तुत करती है। कवि ने आसमान का मूक दृष्टा नहीं है,
कवि ने जब है वो एक शब्द लिया है, कवि ने भोर के आसमान को मूक दृष्टा नहीं बताया है। आप जब सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले का दृश्य देखते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसको शब्द चित्रों के माध्यम से है वो जोड़ने का प्रयास किया है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा है। यहां पर देखिए ये शब्द आया दृष्टा, यानी देखने वाला। सृष्टा, सृष्टा से क्या शब्द बनता है, कोई बताएगा? एक शब्द बनता है सृष्टि और एक शब्द है हमारा सृष्टा। सृष्टा शब्द का अर्थ होता है निर्माण करने वाला। इसीलिए वह सूर्य के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। सूर्य जैसे ही उदय होता है हम लोग जानते हैं प्रकृति के साथ ही मनुष्य का जीवन, मानवीय जीवन संचालित होना प्रारंभ हो जाता है। जो गांव की कहां से जोड़ता है बेटा? सुबह से। वहां सिल है, सिला यानी पत्थर का वह टुकड़ा, वहां राख से लिपा हुआ चौका है। हमारे घर में आपने देखा होगा रसोई जो है, ठीक है ना, स्लेट की काली मां। अब देखिए स्लेट सामान्यतः देखिए मैंने कहा नए प्रतिमान और नए उपमानों का प्रयोग किया गया। बच्चे को बताया, बच्चे की जो स्लेट है उस स्लेट के बारे में बताया गया। स्लेट क्या होती है? पाटी, और उस पाटी के ऊपर है कालापन। उस स्लेट की काली मां पर है वो चौक से रंग मलने पर अदृश्य बच्चों के वो नन्हे हाथ। सामान्यतः आपने बच्चों को देखा होगा कि स्लेट पर जब वो कुछ लिख देता है, लिखने के बाद जब वो रफ करता है तो उसकी उंगलियां हैं वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, लेकिन वो दृश्य हमें तो दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है बच्चों के जो नन्हे हाथ है वो कैसे हैं? अदृश्य है। एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां विद्यार्थियों रंग मिलेगा, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। हम लोग जानते हैं कि हर रात के बाद में एक नया सवेरा होता है, नई आशा के साथ में उसका संचार होता है ना। याद रखिएगा उन पंक्तियों को, वह पंक्तियां बखूब कुछ कही जाती है कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो ए यारों, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइएगा हम पढ़ते हैं चैप्टर